नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बीजेपी का संकल्प सिद्धि की ओर है। ऐसे में पार्टी को किसी नए धार्मिक मुद्दे की तलाश है। अब बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ साथ काशी और मथुरा की बात को भी खुलकर उठाना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर ही यूपी चुनाव में उतरने की है। दरअसल बीजेपी हिंदुत्व के इर्द गिर्द चुनाव को रखना चाहती है, जिसके तहत सोची समझी रणनीति के तहत काशी मथुरा के मसले को भी उठाया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से मंदिर मुद्दे को चुनावी केंद्र में लाया जा सके। बीजेपी अब्बा जान और जिन्ना का मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ऐसे में काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग इस मुद्दे को गरमाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसा होने पर चुनावों में कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फोकस में आ जाएगी, जिसका फायदा भगवा कैंप को मिलेगा। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है, वहीं राजनीतिक दलों की भी सक्रियता तेज हो गई है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और सपा के बीच होता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी भी सियासी गोटियां फेंक रही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को जहां सत्ता विरोधी लहर से जूझना है, तो वहीं कुछ दिन पहले तक नाराज चल रहे किसानों को भी साथ लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी अपने चिर परिचित हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौटती दिख रही है। हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं के बयान इसी ओर संकेत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, ताकि 2022 के चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। बीजेपी नेता अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में ट्वीट कर कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। साथ ही योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। ये तो बीजेपी के एजेंडे में है। मथुरा हिंदुत्व के देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों लखनऊ में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए सपा को घेरा था और कहा था कि अखिलेश यादव को वो याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे उनकी पार्टी की सरकार में निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया था। अब उसी जगह पर रामलला शान के साथ गगनचुंबी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। सीएम योगी ने भी 3 नवंबर को अयोध्या में कहा था कि ये वही अयोध्या है जहां राम भक्तों पर गोली चलाई जाती रही है। अब कार सेवकों पर गोली नहीं, फूल बरसेंगे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते नजर आए थे। और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया जाए। साथ ही बीजेपी नेता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के यदुवंशी होने को लेकर भी चुनौती दी है। हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि वो मानते हैं कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी नेता ने ये भी कहा है कि अखिलेश अगर कृष्णवंशी हैं, तो वो खुले मंच से खड़े होकर बोले कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यदुवंशियों में 2 तरह के लोग हैं, एक कृष्णवंशी और दूसरा कंसवंशी, और अगर अखिलेश कृष्णवंशी हैं तो वो बोले कि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए और गर्भगृह की जगह से मस्जिद हटनी चाहिए। उधर सांसद हरनाथ सिंह द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि जब बाबा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जाएंगे तब उस क्षेत्र के लोग पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिला, किसान की आय दोगुनी कब होगी, पूछेंगे
व्यापारी भी यही सवाल पूछेंगे। अखिलेश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और पार्टी जहां से कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर देती है। ऐसे में बीजेपी ने धार्मिक आधार पर 2022 के चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। अब्बा जान इसकी पहली कड़ी थी, फिर जिन्ना का मुद्दा और अब अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ साथ काशी और मथुरा की बात को खुलकर उठाना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चुनाव में उतरने की है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अयोध्या, काशी, मथुरा उसके लिए चुनाव के मसले नहीं हैं, बल्कि आस्था से जुड़ा मामला है। बीजेपी का कहना है कि एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी प्रतिबद्धता है कि वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के केंद्रों को सहेजने के साथ साथ सजाने और संवारने का काम करे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि उसके द्वारा मंदिरों को संवारने और अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास करने पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को पीड़ा हो रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी तक बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर उतरने के बजाय अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। विपक्ष जाति की बिसात पर अपना सियासी एजेंडा सेट कर रहा है। खासकर अखिलेश यादव ओबीसी जातियों के बीच आधार रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। वो जातिगत आरक्षण और दलित ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में किस दल की रणनीति परवान चढ़ेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, एपीएन। बिल्कुल, तो अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर भी अब राजनीतिक लड़ाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत उमराव जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। साथ ही फखरुल हसन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा यूपी के। संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। साथ ही इस्लाम मोहम्मद जी इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर प्रशांत जी आपसे है। प्रशांत जी, क्या अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके? देखिए, इसमें कौन पड़ता है, पार्टी चुनाव समिति जो होती है करेगी, और खास और हिंदुत्व को लेकर के चुनाव पहले हमारा संदेह नहीं है। जी चेक है आप। जी ठीक है। आप जी। और उसी संदर्भ में हरनाथ सिंह यादव जी ने पत्र लिखा है कि वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने हमारी लोकतांत्रिक पार्टी से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और योगी जी ने मथुरा के लिए, विकास के लिए सबसे अधिक काम करवाए। योगी जी सीएम बनने के बाद मथुरा 20 बार गए हैं, तो अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। मथुरा हमारे धार्मिक केंद्र है। काशी, अयोध्या, मथुरा 3 जो बड़े हिंदू के तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक मथुरा है। चुनावों से पहले ये बयान देना या ये कहना कि अयोध्या में काम जारी है और अब मथुरा और काशी की बारी है, इसके क्या मायने निकाले सर? इसके मायने ये हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भव्य राम मंदिर बना है। काशी में अभी पीएम ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया, वहाँ पे काशी को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। लेकिन मथुरा का वो विकास जो होना चाहिए था, जो मथुरा का जो पौराणिक और ऐतिहासिक दर्जा है, उसके आधार पर जो वहाँ पे विकास होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए हम अभी जो मथुरा में जो काम रह गए हैं उसको हम कराने का प्रयास करेंगे हम आगे दिनों में। इसका केवल यही मतलब है। ठीक है। संजय सिंह जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, विपक्ष के पास भाजपा के हिंदुत्व की राजनीतिक तौर पर कोई काट है क्या? अगर है तो क्या है? देखिए, हमारे पास जनता के मुद्दे हैं। जनता की पीड़ा पर कांग्रेस बात कर रही है लगातार, और उनके साथ प्रतिज्ञाएं कर रही है। और जो प्रतिज्ञाएं कर रही है, कांग्रेस का वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 20 लाख रोजगार देंगे नौजवानों को, जिसमें 40% रोजगार जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। हम 2,500 रुपया धान और गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। 400 रुपया प्रति कुंतल गन्ना के मूल्य देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो बात कर रही है वो जनता की पीड़ा, जनता के मुद्दे पर बात कर रही है। और भाजपा जो की सरकार में बैठी है
जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर आपकी आवाज। भाजपा जो है, जो सरकार में है, उसने अगर काम किया होता तो शायद उसे भगवान की शरण में जाने की बात नहीं सोचनी पड़ती। वो जनता की शरण में जाती और जनता की बात कर रही होती। आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी जन विश्वास यात्रा है, उसे वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी जन विश्वास यात्रा फ्लॉप हो रही है और वहाँ पे लड़कियों के नाच करा के जन विश्वास जीतने की कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और भाजपा डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उसे सड़कों पर लाठी भाजी जाती है। महिलाएं जो है धरने पे इको गार्डन पे बैठी हुई हैं, अपना अधिकार मांग रही हैं। 69,000 शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, मगर भाजपा केवल मंदिर की बात करके राजनीति में और सरकार बनाना चाहती है, मगर जनता मन बना चुकी है उसे सरकार से उखाड़ फेंकने की, और अब देर हो चुकी है भाजपा। और भाजपा ने अगर काम किया होता तो अपना काम बता रही होती, ना कि भगवान की शरण में जा रही होती। ठीक है, भगवान की शरण में भाजपा जा रही है, लेकिन उनके पास काम बताने को कुछ नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सपा भी जब भगवान का नाम जपने लगे या फिर ये कहने लगे कि हमारे तो सपने में आते हैं श्री कृष्ण, और ये कहते हैं कि सपा की सरकार बनेगी, तो इसका क्या मतलब निकाले फकरूल जी? फकरूल जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस्लाम जी, सवाल इस बात को लेकर है, हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई अब अयोध्या, काशी और मथुरा तक भी आप पहुंची है, और उसके साथ साथ अब इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में फतेह हासिल करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। क्या वाकई आपको लगता है कि और तमाम मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, और हिंदू हिंदुत्व, तमाम मुद्दे वर्सेस हिंदू हिंदुत्व, क्या लगता है आपको, क्या हावी रह सकता है? नमस्कार नेहा जी, नमस्कार। लोकतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार पेश करता हूं। पहले मैं जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस के संजय सिंह जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पासा फेंका गया है महिलाओं को लेकर। 40% इन्होंने कहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। एक राजनीतिक, मेरे हिसाब से ये एक राजनीतिक प्रपंच है। एक्चुअली अभी तक कांग्रेस की लगभग 50-55 साल शासन रहा है देश में, और एक छत्र शासन किया है। तो ये पहले इन्होंने 40 वर्ष जो 40% का जो महिलाओं को रिजर्वेशन का पासा फेंका है महिलाओं को रिझाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, पहले क्यों नहीं किया? पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाजपा पर आज कटाक्ष कर रहे हैं, भाजपा की पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो पहले इनकी जब सरकार थी तो क्या इन्होंने ये किया? किसानों की इन्होंने बात की, तो क्या कांग्रेस ने किसानों को, जो किसानों के बिल थे, जो कमेटी थी, उसको उन्होंने पास किया? वो बिल नहीं पास किए। अभी भी कांग्रेस केवल हवाई बातें कर रही है। कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस को हवाई बातें न करके ग्राउंड पे काम करना चाहिए। जो कांग्रेस का बेस है वो सबको साथ लेकर चलने वाला देश है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जहाँ आप ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं, तो राहुल जी क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा तो पहले नहीं होता था, वो जा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी थी, देश को याद है, देश के लोगों को याद। इस्लाम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन संजय सिंह जी, जिस बात का जिक्र अभी इस्लाम जी कर रहे थे, आप कह रहे कि हम तो जी धर्म के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? क्यों राहुल गांधी अपना गोत्र और अपना धर्म बता रहे हैं? अब क्या नौबत आ गई सर बताने की? देखिए, हम जो विषय हम उठा रहे हैं वो भी तो हम विकास से संबंधित मुद्दा उठा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में और भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, राजा दशरथ जी के नाम पे हॉस्पिटल बन रहा है, और भी कई सारे वहाँ अयोध्या कायाकल्प हो रहा है। बनारस का जो डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ एक्सप्रेसवे से लेके हाईवे और बाकी चीजें हो रही हैं। उसी संदर्भ में अगर हम मथुरा के विकास की बात करें तो इसका आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी जी अभी 2 महीने पहले कह रही थी नवरात्र के महीने में कि मैं इस बार 9 दिन का व्रत रख रही हूँ, तो असली में बताने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? राहुल गांधी कहती कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, आखिर जो हिंदुओं का जनेऊ धारण करता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर बता रहे हैं तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं।
और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और हम तो जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी उसके बाद से हम राम मंदिर की मांग करते आ रहे हैं। हमने तो आज पहली बार नहीं किया राम मंदिर की बात की, हम तो पहले से करते आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी तो स्वयं संत हैं, ठीक है, और 5 साल मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं ठीक है फकरुल जी, इससे पहले क्या ऐसा हुआ है यूपी के इतिहास में? तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब इन तीनों देवताओं और इनसे जुड़ी धर्मस्थली को राजनीतिक रणनीति का आधार बनाया गया। सबसे पहले बात काशी की अगर करें हम तो, क्योंकि इस बार काशी विश्वनाथ की धरती पर जो हुआ वो ना तो इत्तेफाक है और ना ही कोई संयोग है। ये ऐसा प्रयोग है जो न केवल 2022 बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। उस कसौटी पर भी कहीं ना कहीं परखने की कोशिश की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। कैसे देखते हैं इसे सर? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के फकरुल जी से सवाल है, आती हूँ सर। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से, छात्रों के और किसानों के, महंगाई से परेशान जनता के सपने में आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जल्दी बनिए, उत्तर प्रदेश को जल्दी संभालिए। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज वो परिवर्तन चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद ये नहीं बता पा रही कि उनको मुद्दे कौन से हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए युवाओं को भी कहीं ना कहीं सपने बहुत आ रहे हैं। युवाओं को सपने आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को सपने आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये भगवान कृष्ण, भगवान राम और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर काशी को लेकर भी जो ये सियासत हो रही है, जो ये राजनीति हो रही है, क्या इनसे इतर और दूसरे मुद्दे नहीं है क्या सर? नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना कि आज बेरोजगार नौजवानों के सपनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी। सर आपने तो जो कहा, लेकिन अखिलेश यादव तो कुछ और कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारे सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। नहीं, अगर भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे तो आखिर क्या गलत है? अगर उनके सपने में आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो ठीक है, इसमें कहीं कोई मैं समझता किसी और के सपने में भगवान राम आते हैं तो आप धन की राजनीति करने की बात करते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि ये धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा कोई हम आस्था वो दिखा के थोड़ी करते हैं। हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर पूजा करते हैं तो वो बता के थोड़ी करते हैं कि आज मैं पूजा करने जाऊंगा। और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर जो है वो गाय को जो है खाना देते हैं या भैंस को खाना देते हैं, चारा देते हैं, तो बता के थोड़ी देते हैं कि आज मैं चारा देने जा रहा हूँ, हमारी फोटो ले लो, आज मैं पूजा करने जा रहा हूँ, आओ हमारी फोटो ले लो। ठीक है, अखिलेश यादव ये सब दिखा के नहीं करते तो क्या संजय सिंह जी, राहुल गांधी दिखा के करते हैं क्या? मंदिर जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, साइन करते हैं, अपना धर्म, अपना जाति, अपना सब कुछ बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ या नहीं हूँ। तो क्या राहुल गांधी दिखावा करते हैं क्या? देखिए, किसी भी शुभ काम को करने की शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो अपनी आस्था के स्थान पे जाता है। राहुल गांधी जी भी चुनाव होता है या मान लीजिए किसी शहर में किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ जाते हैं, वो पूजा करते हैं, वो हिंदू हैं और वो पूजा करते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर धर्म के नाम पर और मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि आस्था जो है धर्म आस्था का विषय है, हम अपने अपने धर्म को मानते रहें, लेकिन राजनीति जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। और हमारा संविधान भी यही कहता है और स्वच्छ चुनाव भी यही कहता है, जो स्वच्छ आचार संहिता है वो भी यही कहती है। लेकिन भाजपा खुलकर इसका उल्लंघन करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। बाकी जो दूसरे दल हैं उनके नेता जिस धर्म को मानते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ के देवी देवता की पूजा करते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव के समय जो है मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो नेता को फॉलो करता है और मंदिर जाते हुए दिखाता है। जबकि चुनाव से अलग भी अगर राहुल गांधी जी चुनाव नहीं रहे हैं और किसी शहर में जाते हैं तो उस दौरान उस शहर में जो भी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ वो दर्शन करने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी या कांग्रेस ने कभी उसके नाम पर, देवी देवता के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन वो देते हैं। ठीक है इस्लाम जी, अब सवाल इस बात को लेकर मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ संजय जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। इस्लाम जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि एक पार्टी
जो सिर्फ धार्मिक भावनाओं में विश्वास रखती है और एक पार्टी जो कि धर्म के नाम पर वोट मांगती है। अगर हम खास तौर पे बीजेपी की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा उनके चुनावी एजेंडे में आज से है क्या? लालकृष्ण आडवाणी ने कब अपनी यात्रा निकाली थी? तब से है सर, उससे भी पहले से है सर। इस्लाम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आडवाणी जी का नाम लिया जी, आडवाणी जी को भाजपा ने हाशिए पर भेज दिया आज, जिनके नाम पर भाजपा की नींव टिकी हुई थी। हाँ। तो आडवाणी जी ने एक समय कहा था कि उनका रिटर्न में आया था ये कि जो मंदिर मुद्दा है, जो कार सेवा थी, जो एक यात्रा थी, वो एक राजनीतिक यात्रा थी। और जब भी कहीं जय श्री राम का नारा लगाया जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ आरएसएस की जय बोली जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म की राजनीति हो गई, बहुत हो गई, और ये जरूरी भी था कि आपने नासूर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जनता में एक अच्छा मैसेज गया कि प्रभु राम जी का मंदिर बना, ये बहुत अच्छा मैसेज गया। लेकिन अब कोई व्यक्ति, कोई जनता का व्यक्ति, कोई आम आदमी मंदिर दर्शन करने जाता है अयोध्या और वहां से वापस आता है, जब वो किसान अपने घर पहुंचता है तो आवारा पशु उसके 5 बीघे का खेत चट कर जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप ये बताइए। ठीक है। कम से कम आप जो बेसिक जरूरतें हैं जनता की, देखिए धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के भय के नाम पर बहुत बार जनता ने वोट दिया, लेकिन अब बहुत हो चुका है। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि अयोध्या का मसला तो अब ठंडे बस्ती में जाता जा रहा है, अब एक और ऐसा सुर्री छोड़ दी जाए जिससे कि ये जो मसला है वो शांत ना हो बल्कि और उग्र होता जाए, लिहाजा अब काशी और मथुरा की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, विकास की बात करते, अगर मथुरा की विकास की बात करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अभी तो अखिलेश जी का बयान में सुना था, वो कह रहे थे कि मैं, अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बना दिए होते। चलिए, राम मंदिर तो नहीं बनवा पाए, अगर वास्तव में अपने आप को कृष्ण भक्त यदुवंशी कहते हैं तो बोले कि हाँ मैं मथुरा में राम मंदिर बनाऊंगा। अब तो कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण जी आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें उनको क्या आपत्ति होनी चाहिए। और हम साथ में खाली हम मंदिर ही नहीं बना रहे, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, एक्सप्रेस भी बना रहे हैं, हम तो सभी क्षेत्रों में डेवलप कर रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व क्षेत्र में, पूर्वांचल तक सभी क्षेत्रों में समान रूप से डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है, आज सुरक्षा का माहौल है, आज सारे माफिया गुंडे जेल में हैं, जो बड़े माफिया स्वयं गले पर तख्ती लटका करके थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं, कानूनी सुरक्षा जो था उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होता था, बिजली सबसे बड़ा मुद्दा होता था, आज इन सारे मुद्दों को हमने समाप्त करने का काम किया है। आज दिल्ली का कोई मुद्दा नहीं उत्तर प्रदेश में, आज कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, सारे माफिया गुंडे अपराधी सब जेल में हैं जी, लेके साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है फकरूल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्यों नहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बना देंगे, या फिर बनना चाहिए मथुरा में मंदिर श्री कृष्ण का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मैं समझता हूँ चिन्हयानंद, हाथरस वाली और सेंगर वाली पार्टी है। इनका चरित्र यही है, इनकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जो कानून व्यवस्था की इन्होंने बात की, अब बलात्कारियों को पीछ के आगे खड़ी होकर उनको बचाने वाली सरकार, किसानों को रोम के आने वालों को बचाने वाली सरकार, उनके आगे खड़े हो जाने वाली सरकार, गोरखपुर में व्यापारी को मार देने के बाद उनको बचाने का प्रयास करने वाली सरकार, एक बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला देने वाली सरकार, मस्जिद को हटाने की बात करने की, अगर वो कहते हैं कि हम यदुवंशी है तो ये बात करने से क्यों कतराते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का संविधान जो भी मैं समझता हूँ, देश की अदालत और देश का संविधान वो सर्वोपरि है। और उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कहती है कि मैंने बनवा दिया? आपने नहीं बनवाया है, आपने नहीं बनवाया है, वो देश की जनता के संदेश भी बन रहा है और देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद बन रहा है। आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है? भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आप भ्रम मत फैलाओ। आपकी सरकार अराजकता की सरकार रही है, 5 साल अराजकता रही है उत्तर प्रदेश में, कानून का खुला उल्लंघन हुआ है,
कानून का उल्लंघन करने वालों को बचाने वाली सरकार है, माफियाओं को आगे करके सरकार चलाने वाली सरकार है। आपकी सरकार तो माफियाओं को बचाने वाली सरकार है। ये एक विशेष जाति के माफियाओं को पीछे चलने वाली सरकार है। आप तो आपकी सरकार में पिछड़ा हो या ब्राह्मण हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार में सारे भ्रष्टाचारी निकल के सामने आए थे या फिर इससे पहले भाजपा ने कम से कम राजनीतिक पार्टियों को ये तो सिखा दिया, कांग्रेस पार्टी को खास तौर पे ये तो सिखा दिया कि बात अब हिंदुओं की करनी होगी, बात अब हिंदुओं के लिए करनी होगी, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की करनी होगी। लिहाजा यही वजह है कि प्रियंका गांधी भी अब हिंदुओं का जिक्र करती है, राहुल गांधी भी मंदिर घूमते हैं, प्रियंका गांधी अपने संबोधन की शुरुआत करती है तो माँ दुर्गा का जिक्र करती है। ये क्या भाजपा से सीखा हुआ है क्या? देखिए, आपने अगर गौर किया हो, उत्तर प्रदेश वासियों ने तो गौर किया ही होगा कि प्रियंका गांधी जी जब से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, प्रयागराज में मोदी जी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मेलन किया। नहीं तो उससे पहले चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, महिलाओं के साथ बलात्कार, लड़कियों बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था या हो रहा है और वो मार दी जा रही हैं। सरकार एकदम चुप रहती है या ऐसा लगता है कि बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कोई घटना घटी है। रात को बच्ची को पेट्रोल से जला दिया गया, पुलिस ने जला दिया, मगर डीएम का वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद अभी लखीमपुर की जो घटना थी उसमें अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने किसानों को दबा दिया और सरकार ने अभी तक अजय मिश्रा टेनी का बर्खास्तगी नहीं की। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर आप। नहीं, सवाल मेरा ये है कि हिंदुत्व का पाठ और हिंदुओं का पाठ क्या भाजपा से सीखा है क्या? भाजपा से कुछ नहीं सीखा, भाजपा को कांग्रेस सिखा रही है और भाजपा को शासन चलाना कांग्रेस से सीखना चाहिए। 70 सालों से कांग्रेस ने देश को जहां सुई नहीं बनती थी वहां मंगल ग्रह तक पहुंचाया, कांग्रेस की देन है। और भाजपा उठा के उसको बेचे दे रही है। रोजगार देगी कहां से? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री ने, 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे। जब सरकारी संस्थान नहीं होंगे, जब सरकारी उपक्रम नहीं होंगे तो कहां से राजस्व आएगा? कहां से 15 लाख अकाउंट में देंगे? कहां से रोजगार मिलेगा? सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कि कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे कांग्रेस ने देश को आजादी दी और जहां सुई नहीं बनती थी वहां बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियां डाली गई है, चीनी मिलें डाली गई, बांध डाले गए और इसरो जैसे संस्थान बनाए गए जो मंगल तक पहुंचाए। ये अभी भाजपा को सीखने की जरूरत है। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा इस्लाम जी आपसे है। अब सवाल इस बात को लेकर कि त्रिदेव वाली तैयारी से तीनों दिशाओं में असर डालने की कोशिश है क्या भाजपा की? अगर बात अयोध्या की करे, काशी की करे, मथुरा की करे, हर कोने को पकड़ लिया है जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश पर इसका असर डाला जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैं इन्हीं की बात से आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी ने कहा नेहा जी कि कांग्रेस सिखा रही है भाजपा को। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो भाजपा आज कर रही है वो कांग्रेस से ही सीखा उसने। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है ये भारत देश में सबसे पहले कांग्रेस ने चालू की। अब आते हैं थोड़ा भाजपा पे। भाजपा जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है और हमेशा उसका फायदा उठाने के चक्कर में रहती है। अक्सर देखा गया है कि भाजपा धार्मिक मुद्दों को बहुत हवा देती है, बहुत ज्यादा। अब पहले राम मंदिर बनाया गया, उसके बाद जो है अभी मथुरा में जो बात हो रही है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया जाएगा। देखिए, मंदिर बनाया जाएगा अच्छी बात है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है धार्मिक जो मामला है ये एक अपना संवेदनशील मामला है और व्यक्तिगत मामला है। तो अब भाजपा बार बार एक चीज के लिए, भाजपा मेन चीज पे काम नहीं कर रही है। युवाओं के रोजगार पे भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। अगर भाजपा कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को हम फ्री में राशन मुहैया करा रहे हैं, यानी कि कम से कम भारत सरकार, भाजपा सरकार ये तो एक्सेप्ट कर ही रही है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा को अपराधीकरण, जो राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस ने चालू किया था, भाजपा उसको नए आयाम पर लेकर चली गई है।
जितने भी अपराधी हैं उनको भाजपा चुन चुन कर अपनी पार्टी में टिकट दे रही है। जनता ये चीज समझ रही है। एक और चीज मैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बता देना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बहुत बड़ा एक फील्ड है और वो बहुत नाराज है भाजपा से, क्योंकि सरकार जिस तरीके से सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है उससे कहीं न कहीं वो बहुत नाराज है। कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी बोलती है, वो कहती है कि हेल्थ के क्षेत्र में भी, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है। वो कहती है कि स्कूली शिक्षा में क्वालिटी को लेकर भी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है। सर, क्या धर्म और जाति और आस्था के नाम पर राजनीति में क्या लोग वोट देंगे? ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो बता रही है वो कुछ मायने नहीं रखती है क्या? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े 19 राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आसाम है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार का टारगेट है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। आज कोविड की स्थिति आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति है। अभी अगर एक सप्ताह के केसेस को छोड़ दिया जाए, उसके पहले केवल उत्तर प्रदेश में 150 से कम एक्टिव केसेज होते थे, जबकि उसके जो छोटे राज्य केरला और महाराष्ट्र की तुलना करिए वहाँ लगातार कोविड केसेज बढ़ते रहे। आज की डेट में सबसे अधिक कोविड केसेज महाराष्ट्र और दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो सबसे अधिक हमने अच्छा मैनेजमेंट किया कोरोना के मामले में। आईटी दिल्ली ने श्वेत पत्र जारी किया। आईटी दिल्ली ने कहा कि कोविड का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अच्छा किया गया। यूरोप की कई संस्थाओं ने इससे कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट सबसे अच्छा किया गया। तो इस चीज का भी जिक्र होना चाहिए और हम हर पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, 1.5 लाख से अधिक जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे उनको अपग्रेडेशन करने का काम किया है। आज पहले प्राइमरी स्कूलों की जगह बिल्डिंग होती थी, जहाँ सुविधाएं नहीं होती थी, आज तो वहाँ सुविधाएं देने का काम किया गया। उनको हम मॉडर्न बनाने का काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जो 30 से अधिक चीनी मिलें थी सपा और बसपा सरकार के समय में, वो बंद हो गए, उसको हमने अपडेट किया, उनको चालू करने का काम किया है। सबसे अधिक गन्ना भुगतान 1.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हमने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में किया है, क्योंकि बसपा के शासन के समय में 52,000 करोड़ दिया गया था, सपा के सरकार में समय में 95,000 करोड़ दिया गया था। भारतीय वही तो संजय जी अभी कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आखिर जब इतना काम किया है तो फिर ये धर्म की बात करने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों आ रही है फखरुल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, कहाँ वो पूरा हुआ? नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ हुआ? बहनों को सुरक्षा देने का वादा किया था, कहाँ हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी आज हर मोर्चे पे फेल है। आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं तो उनको ना बसपा नजर आती है, ना कांग्रेस नजर आती है, ना कोई दूसरा दल। उनको अगर खतरा नजर आता है तो लाल टोपी वालों से नजर आता है, और वो भी लाल टोपी वालों से खतरा इसलिए नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का, वो पूरा नहीं किया। काला धन वापस लाने का वादा किया था। आज हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास से करोड़ों रुपए मशीन लगा के गिन के गिने जा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो नोटबंदी थी, जो उनकी फ्लॉप हो गई, किस तरीके से नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था। आज हम देख रहे हैं कि नोट पे नोट गिने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हाँ, लाल टोपी वाले आ रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को डर जरूर होना चाहिए। देश की जनता, योगी आदित्यनाथ को ये कहा जा रहा है कि आप आइए मथुरा से चुनाव लड़िए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो अभी 2 दिन पहले ये भी कह रहे थे कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, फिर पता चला था गोरखपुर से भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की जनता है, महंगाई से जो परेशान है, किसान जिसको कुचला जा रहा है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी बहनें जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हुई, वो सब लोग आज उत्तर प्रदेश की सत्ता को हटा देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा देना चाहते हैं। तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ रहे योगी जी, मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट उनको पहले से पता है, जनता को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। इसीलिए वो कभी मथुरा जाते, कभी गोरखपुर जाते, कभी अयोध्या जाते हैं। उस समय से सार्वजनिक रूप से शिकायत की, तो आप पहले सोचते कि बात ही मत करिए। आपका मंत्री आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में। सिंगर को कौन सी सजा हुई है आप बताते चलिए, सिंगर को कौन सी सजा हुई है वो भी बताते चलिए।
कैसे मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए थे वो भी बताते चलिए। चिन्मयानंद कैसे हॉस्पिटल में एडमिट रहे और 82 दिन हमारी बहन जो जेल काटी वो भी बताते चलिए। हाथरस में कैसे रात के अंधेरे में आपने दलित बहन को जलाने का काम किया वो भी बताते चलिए। अभी गुंडों ने हमारी दलित बहन को मारने पीटने का काम किया वो भी बताते चलिए। आप क्या बताएंगे? आप तो वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को अपशब्द कहने वाले लोगों को एक निकाल दिया। आज वो दया शंकर किसकी पार्टी में? तो आप महिला सुरक्षा की महिलाओं की तो बात ही मत कीजिए। आपसे तो महिलाओं को बहनों को हमें बचाना है, इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। ठीक है संजय सिंह जी, नहीं ऐसे नहीं गुंडों से बचाने के लिए। एक एक करके संजय सिंह जी, अयोध्या की भव्यता, चुनावी दिव्यता में क्या तब्दील हो पाएगी जिस तरह से मुद्दा बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है, और क्या जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है? भाजपा का तो सीधा सा एजेंडा है कि हम तो इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो पलटवार होता है उस पे क्या आप लोगों को सियासी पिच पर, धर्म की सियासी पिच पर लाने की जो कोशिशें हैं उसमें विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, फेल साबित हो रहा है, और क्या विपक्ष जो भाजपा चाहती है उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के रह जाता है, ये मालूम है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, मगर वहाँ जो जमीन घोटाला हो गया और वहाँ जो कमेटी बनाई गई थी वो सरकार की जिम्मेदारी थी। उस कमेटी का संरक्षण जो है वो सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट था। तो वहाँ जमीन खरीद में घोटाला हो गया और घोटाला करने वाले और भ्रष्टाचारी वो चाह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, मगर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर के नाम पर उन्हें कतई वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि राम को ठगने वालों को कतई नहीं है। जनता को ठगने वाले, भगवान राम को ठगने वालों को जनता कभी वोट नहीं देगी। जनता रोजगार के मुद्दे पे, जनता महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, जनता किसान जो इन्होंने वादा किया था कि 2022 में हम किसान क्या लेना देना वो दोगुना करेंगे। जनता इन मुद्दों पर वोट जो है देने का मन बना चुकी है और भाजपा उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए जनता, भाजपा बार बार कोशिश कर रही है। मोदी जी भी, देश का प्रधानमंत्री भी संवैधानिक उल्लंघन कर रहा है और मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, लेकिन जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है और जनता सबक सिखाएगी। नतीजे देखिएगा पश्चिम बंगाल की तरह आएंगे। ठीक है। अरे पश्चिम बंगाल में आप पूरा जीते, आपकी जमानत जब्त हो गई, बताइए आप वहाँ 3 मिनट 13 में पश्चिम बंगाल से खुश हो रहे हैं। आपके नेता सब टीएमसी भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल से खुश हो रहे हैं। आपकी पार्टी समाप्त हो रही है, टीएमसी बढ़ रही है, आप उसमें खुश हो रहे हैं। आपकी पार्टी आप अपनी चिंता कीजिए। अरे हम अपनी चिंता कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में जनता की जय हुई पे आ गए। ठीक, इस्लाम जी, इस बात का जिक्र भी मैं संजय जी से कर रही थी कि क्या जिस पिच पर भाजपा लाना चाहती है विपक्षी पार्टियों पर, विपक्षी पार्टी भी उसी पिच पर खेल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो चाहती है कि धर्म पर बयानबाजी हो, और धर्म पर बयानबाजी करने से कोई भी पार्टी परहेज नहीं कर रही इस वक्त। कतई नहीं, विपक्षी की पार्टियां बच रही हैं धर्म की बयानबाजी करने में। ये सत्ता और गोदी मीडिया का सारा खेल है। जी जी, ये कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? गोदी मीडिया क्या होती है? कम से कम यहाँ आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, बीच में कट गई। गोदी मीडिया वही होती है जो बड़े बड़े ऐड दे रही है, अखबारों में खबरें दब गई हैं और बड़े बड़े झूठे प्रचार दिखाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया उसी को कहते हैं। संजय जी सुन लीजिए, मुझे जो ईमानदारी से मीडिया में लोग हैं उनसे माफी के साथ मैं कहता हूँ कि गोदी मीडिया वही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ईमानदार मीडिया से मैं माफी मांग के ये बात कह रहा हूँ। इस्लाम जी, ठीक है इस्लाम जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अयोध्या की भव्यता चुनावी दिव्यता में तब्दील होगी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है? नहीं, देखिए बात इस समय क्या है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ये भूले जा रहे हैं कि एक ओमिक्रॉन नाम का वायरस जो अपडेट हो चुका है कोरोना से, वो भूले जा रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भाजपा है वो विपक्ष की बहुत अच्छी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो सत्ताधारी दल की बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का बिल्कुल अनुभव नहीं है और ये हमने पिछले 10 सालों में देख लिया।
कांग्रेस ने विपक्ष की कोई बात नहीं की। जनता के हित के जो मुद्दे थे वो कभी ग्राउंड पे उन्होंने नहीं उतारे। जनता बहुत परेशान थी, लेकिन कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं दिखी। बात केवल प्रियंका गांधी कोरोना काल में मैदान में थी। हमारे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 12,000 कार्यकर्ता जो है उन पे मुकदमे हैं, हजारों कार्यकर्ता जेल गए और जेल जाने वालों को सभी हुई। ठीक है देखिए, मैं बस वक्त की कमी है प्रशांत जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। 75 जिलों में कितने कांग्रेस कार्यकर्ता? ठीक है, लगता है जनता इन चीजों से काफी आगे जा चुकी है। ये धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही, धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन अब धर्म से आगे जाकर जनता वोट करेगी। 2022 का चुनाव है, ये 2024 की नींव रखने वाला है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे संवेदनशील चुनाव होता है। ठीक है उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे संवेदनशील चुनाव होता है। ये जो पार्टियां हैं, ये जो बाहुबली लाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। नए विकल्प की तलाश में है जनता, नए लोगों की तलाश में है। आप अच्छे लोगों को लाइए, आप सभी लोगों से निवेदन ठीक है इस्लाम जी, ठीक है। प्रशांत जी से मेरा सवाल है, प्रशांत जी क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को ये कहा जा रहा है कि आइए आप मथुरा से चुनाव लड़िए? क्या ऐसा असर होगा अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं? तो क्या फर्क आप देखेंगे, किस तरह का असर होगा, कितना फायदा भाजपा को मिल सकता है? योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। गोरखपुर से 5 बार रिकॉर्ड मतों से चुनावी जीत करके लोकसभा पहुंच चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश से कहीं से भी लड़े हुए जीत जाएंगे। और अगर हमारे कार्यकर्ता अगर मांग करते हैं, हमारे लोकतांत्रिक पार्टी, ये गांधी परिवार की पार्टी नहीं है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। और टिकट देने का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति हमारे यहाँ करती है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो अगर मांग कर रहे हैं तो मांग के जाए और जो पंथ है, अगर एक धार्मिक नगरी से चुनाव लड़ते हैं, अगर वहाँ से देती है तो उसमें क्या आपत्ति होनी? वहाँ से लड़ना चाहिए, चाहे अध्यक्ष लड़े गोरखपुर से। 545 सीटों पे गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है। 403 सीटों पे गांधी परिवार चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। गांधी परिवार से भय क्यों है? पहले सुन लीजिए, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी देश में सही ढंग से जनता की आवाज उठा गए। नहीं करता है गांधी परिवार से और कांग्रेस नेता इसीलिए भाजपा करती है। चुनाव लड़ेगा, उन्हें 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा और साथ ही साथ धर्म का मुद्दा विधानसभा चुनाव में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म आस्था का विषय है, लेकिन फिलहाल राजनीति का विषय बना हुआ है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।